जय हिंद। आज हम लोग हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये छोटे छोटे टॉपिक करा रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके बाद जो हमारे बड़े टॉपिक बचते हैं, जैसे आपका रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, इन सारी बातों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक कुछ कम ही रह गए हैं, तो इन पर हम लोग चर्चा करते हुए चल रहे हैं। इनको हम लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, लेकिन हमारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, तो उनमें से एक टॉपिक है आपका वाक्य रचना। वाक्य रचना क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, वाक्य रचना, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सरल या साधारण वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, एक होता है आपका मिश्र वाक्य। क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग रचना के आधार पर वाक्य की चर्चा कर रहे हैं। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं रचना के आधार पर? सरल या साधारण वाक्य, सरल को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा है संयुक्त वाक्य, और इसके अलावा तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। ये तीन प्रकार के आपके वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इनमें एक एक को हम लोग पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। जैसे हम बात करें सरल वाक्य की, तो सरल वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता व एक ही क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, या जो साधारण वाक्य होते हैं, ये आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य में एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, वे आपके साधारण वाक्य कहलाते हैं। बस आप लोग एक ही क्रिया का ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, जैसे राम बाजार जाता है, एक ही क्रिया आपकी यहाँ, जैसे जाना है बस। इसके अलावा सचिन क्रिकेट खेलता है, यहाँ भी एक ही क्रिया हो रही है, खेलना है। अध्यापक पढ़ा रहा है या अध्यापक पढ़ाता है, एक ही क्रिया हो रही है। तो ये इत्यादि आपके सिंपल से जो सेंटेंस आपके, यही आपके साधारण, आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी कि जिसमें एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, वे आपके सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ से दिया जाएगा, आपको एक वाक्य दे देगा कि निम्न में से, निम्न सेंटेंस में या निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। आपसे ऑप्शन दिए रहेगा सरल, संयुक्त या मिश्र। तो आप लोग ऐसे, जैसे भी आपको वाक्य देखने में लगेगा, आप लोग ऐसे आंसर दे देना। अगले पे हम लोग चलते हैं, संयुक्त वाक्य। थोड़ा सा हमें ये ध्यान से समझना, संयुक्त और मिश्र वाक्य, इनमें हमें कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक, और ये दोनों के दोनों स्वतंत्र होंगे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जब दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य, यानी कि स्वतंत्र वाक्य भी आप इसे कह सकते हैं, किसी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, तो ये आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश में होता था कंजक्शन, कंजक्शन के द्वारा शब्दों को जोड़ा जाता है, तो बस वही आपका ये भी है। दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, तो ये आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब जोड़ा किस किस के द्वारा जाता है उसको आप लोग समझिएगा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ पहचान है इसकी, जैसे और, तथा, या, इसके अलावा अथवा, इसलिए, परंतु, कुछ ये शब्द है। आप बस अगर इस पूरी परिभाषा को याद ना करो, तो आप इस छोटी सी चीज़ को याद कर लेना। ये सेंटेंस है, ये कुछ शब्द है, जैसे और, तथा, या, अथवा, इसलिए, परंतु आदि ये शब्द अगर कहीं आ रहे हैं, तो एक तरह से ये इनके द्वारा, ये आपके समुच्चय बोधक शब्द है, इनके ही द्वारा आपके जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके संयुक्त वाक्य में चलते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर समझें, सभी छात्र उपस्थित हुए और कक्षा शुरू हो गई, तो और के द्वारा दो स्वतंत्र वाक्य जोड़ दिए गए हैं। देखिए एक बार, सभी छात्र उपस्थित हुए, ये अलग सेंटेंस है। कक्षा शुरू हो गई, ये अलग सेंटेंस है, अलग वाक्य है, लेकिन इनको जोड़ा किसके द्वारा गए हैं? और के द्वारा। तो ये आपका समुच्चय बोधक शब्द है, ये आपका कंजक्शन आप इसे कह सकते हो, और ये आपकी पहचान है संयुक्त वाक्य की। अगला वाक्य, जैसे रामू चाय पियोगे अथवा कॉफी, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, रामू चाय पियोगे अथवा रामू कॉफी पियोगे। तो दो बार तो हम लोग एक रामू का यूज नहीं कर सकते, दो बार कर्ता का यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे देख सकते हो कि रामू चाय पियोगे अथवा कॉफी पियोगे। तो कॉफी पियोगे, अगर अलग अलग मैं इनको स्वतंत्र बनाना चाहूँ, तो रामू चाय पियोगे,
दूसरा सेंटेंस बनेगा रामू कॉफी पियोगे, तो इन दोनों को जोड़ा गया है अथवा के द्वारा, यानी कि इसके द्वारा, इसी आपका संयुक्त वाक्य है। इसके अलावा अगला है आपका प्रवीण प्रतिदिन नहीं पढ़ता इसलिए कल की क्लास छूट गई। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जैसे प्रवीण प्रतिदिन नहीं पढ़ता ये अलग वाक्य है, कल की क्लास छूट गई ये अलग वाक्य है, लेकिन इनको जो जोड़ा गया है इसीलिए शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। तो बस आप लोग ध्यान रखना, कुछ शब्द है और, तथा, या, अथवा, इसलिए, परंतु आदि शब्द अगर कहीं आ जाए, किसी वाक्य के बीच में आ जाए, तो वहां आपका संयुक्त वाक्य होगा। इसके अलावा तीसरा बचता है आपका मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या होता है इसको समझिएगा। इसमें वाक्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। देखिए कैसे, जिसकी पहचान देखिएगा। इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे जो, जब तक, जहाँ तक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसा कि, भले ही आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। एक बार फिर से इन शब्दों को देख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इनसे जोड़े जाते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो, जब तक, जहाँ तक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जैसा कि, भले ही आदि शब्दों के द्वारा ये जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण समझिएगा आप लोग। अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो शब्द आया है, तो एक तरह से आपका कैसे, आपका मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। ठीक है, अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो शब्द इसमें आया है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, वह फल पाता है जो मेहनत करता है। ठीक है, तो आपका ये भी इसके द्वारा ही जोड़ा गया है। इसके अलावा उस धोबी को कपड़े दो जो अच्छा धोता है, यानी कि एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। इसमें जैसे आगे का एक वाक्य है आपका, उस धोबी को कपड़े दो, ये अलग है। जो अच्छा धोता है, यानी कि अच्छा जो धोता है उसको कपड़े दो, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो ये आपका इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया है। तो बस आप लोग ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें मिश्र और संयुक्त में ही होता है। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। ये आपके कुछ शब्दों के इनके द्वारा जोड़ा जाता है और इसमें कुछ शब्द ये प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये आपका संयुक्त और मिश्र के बीच में अंतर था। इसके अलावा अब देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। जैसे पहला कौन सा है, छोटी छोटी बातें यहाँ आपकी मौजूद है, आप लोग छोटी छोटी बातों को फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। जैसे पहला है आपका विधिवाचक, इसी को बोलते हैं विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य। विधिवाचक अथवा कथनात्मक वाक्य, ये क्या होता है इसको समझिएगा। जहां किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है, जहां पर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अवस्था का अथवा उसकी एक तरह से स्थिति का बोध होता है, वही आपका विधिवाचक वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, आपकी समझ में बेहतर आएगा। जैसे सीमा अध्यापिका है, तो सीमा का प्रोफेशन क्या है? अध्यापक है, यानी कि उसकी एक तरह से स्थिति का, उसकी अवस्था का बोध करा रहा है, वह क्या है? अध्यापिका है, तो सीमा अध्यापिका है। किसान खेत जोत रहा है, यानी किसान की अवस्था है, स्थिति का बोध कर रहा है, क्या कर रहा है किसान? किसान खेत जोत रहा है। ऐसे आपके और भी सेंटेंस आपके बन सकते हैं। जैसे राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल का बोध करा रहा है कि वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका विधिवाचक या कथनात्मक वाक्य होगा। इसके बाद दूसरा होता है निषेधात्मक या नकारात्मक, यानी कि निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य देखिए, इसमें नहीं लगा होगा, इसमें मत लगा होगा, या इसमें न लगा होगा। इसमें कुछ शब्द आते हैं, नहीं होगा, मत होगा, न होगा आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल समझिए, वहां मत जाइए या वहां मत जाओ, फूल मत तोड़ो, इस सेव को मत खाओ, आपके इत्यादि बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे आज क्लास जाने का मन नहीं है, आज क्रिकेट खेलने का मन नहीं है, तो निगेटिव सेंस यानी कि नकारात्मक भाव से उत्पन्न होगा, तो यही आपके क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। बहुत आसान है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तीसरा है आपका आज्ञावाचक या इसी को बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। इसको भी आप लोग समझना। देखिए, जहां आज्ञा अथवा निर्देश का भाव प्रकट होता है, जहां आज्ञा अथवा निर्देश का भाव प्रकट होता है, वही आपका आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे किसी को कहा जाए तुम बाहर चले जाओ, किसी को आदेश दे दिया गया,
अध्यापक आदेश देने लगे, मैं आपको कहने लगूं कि कल अपना कार्य पूरा करके आना, ठीक है जी, या कल आप 2 चैप्टर याद करके आना, ऐसा आपको निर्देश दे दिया जाए, ऐसा आपको आज्ञा दे दी जाए, यही आपके आज्ञावाचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए और भी, जैसे घर के बाहर निकल जाइए, घर के बाहर निकल जाइए, तुम खाओ, तुम इसे खाओ या तुम खाओ इत्यादि आपकी इसमें भी आपकी आज्ञा दी जा रही है। जैसे शाम तक जरूर आ जाना, किसी को कहा जाए कि शाम तक जरूर आ जाना, तो ये आपकी आज्ञावाचक होती है या किसी को निर्देश दिया जाता है। कई बार की आज्ञावाचक आज्ञा जो दी जाती है वो एक तरह से किसी से निवेदन के तौर पर, निवेदनात्मक आधार पर भी की जाती है। जैसे कृपया आप यहाँ से बाहर चले जाइए, आदेश भी दे रहे हैं लेकिन वो निवेदन के आधार पर दे रहे हैं, निवेदन के तौर पर दे रहे हैं। जैसे किसी को कहा जाए कृपया आप यहाँ से बाहर चले जाइए, तो एक तरह से निवेदन भी किया गया, क्योंकि कृपया जो शब्द है वो निवेदनात्मक है, और इसके अलावा आप बाहर चले जाइए उनको आदेश भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा वाक्य है। तो आज्ञावाचक आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि इसमें कुछ शब्द लगे होंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन इत्यादि शब्द लगे रहते हैं, ये आपके प्रश्नवाचक, यानी कि जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम घर कब जाओगे, वह कौन है, क्या वह सहारनपुर जा रहा है, क्या वह इलाहाबाद जा रहा है, क्या वह दिल्ली जा रहा है। ऐसे ऐसे वाक्य आपके बन सकते हैं। ये आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इनमें इतना खास ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपको समझने का है, बस थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस से चलिएगा, ये सारे आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इनमें मौजूद है। आगे देखते हैं, एक है विस्मयवाचक वाक्य। अब विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, इसको देखिएगा। इसमें प्रेम, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि वाले शब्द, यानी कि जिनसे प्रेम, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि के भाव प्रकट होते हैं, ऐसे शब्द इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हाय, उफ, ओ, आ, कुछ ऐसे शब्द आपके प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, हाय मैं मर गया, हाय अब मैं क्या करूं, ओह कितना सुंदर दृश्य है, धत सब बेकार हो गया। तो ऐसे ऐसे आपके वाक्य होते हैं, ये आपके विस्मय वाचक वाक्य होते हैं। तो आई होप आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे एक संकेतवाचक वाक्य, इसमें देखिएगा आप लोग संकेतवाचक वाक्य, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर रहता है। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर रहता है, यानी कि दूसरा वाक्य एक तरह से कुछ उसकी संभावना होगी, वो दूसरे पर डिपेंड होती है। सीधे सीधे तौर पर आप लोग समझिएगा, एक तो इसमें शब्द प्रयुक्त होता है तो, इसमें तो शब्द लगा रहेगा, आप लोग पहचान कर लीजिएगा। और दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ हेतु मद भूतकाल का प्रयोग यहाँ होता है। हेतु मद भूतकाल, काल में आपको पढ़ा चुका हूँ, तो सारा का सारा मामला वहीं से है, ठीक है। तो शब्द लगा होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर। देखिए कैसे होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो शब्द आया है। अब जैसे फसल अच्छी होती कब, जब वर्षा होती, यानी कि फसल अच्छी होती, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, वर्षा के होने पर। तो वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो शब्द आया है। आगे, यदि तुम हमारा साथ देते तो हम जीत जाते, हम जीत जाते कब, जब तुम हमारा साथ देते। तो ये भी आपका दूसरे वाक्य पर निर्भर है, दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर है, ठीक है। तो ये आपका जैसे हेतु मद भूतकाल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आपके सेंटेंस बन सकते हैं आप लोग, जैसे अगर मैं परीक्षा में पास हो जाता, अगर तुम मुझे 2 नंबर का क्वेश्चन करा देते, अगर तुम, ठीक है। तो ये आपके ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं। चलिए खैर, अगला है आपका संदेहवाचक। इसमें संदेह या संशय की भावना प्रकट रहती है या बनी रहती है। संदेह या संशय यानी कि सस्पिशियस वाली कंडीशन इसमें बनी रहती है, ये भावना प्रकट रहती है। जैसे उदाहरण, मैंने कहा होगा, ठीक है जी, बच्चा घर जा चुका होगा, ठीक है। जैसे परवीन ने खाना खा लिया होगा, ठीक है। ऐसे कुछ आपका सेंटेंस होते हैं, यानी कि संदेह, यानी कि आपकी एक तरह से संशय बना रहता है। एक उदाहरण और भी, जैसे अब तक शुभम चला गया होगा, तो एक तरह से संदेह वाली भावना रहती है। यही आपका संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। अंतिम बचता है 8वां वाक्य, जिसे आप, ये है आपका इच्छावाचक वाक्य।
अब इच्छावाचक क्या होता है इसको देखिएगा। इसमें वक्ता अपनी इच्छा अथवा भावना अथवा शुभकामना, जो वक्ता होता है यानी कि जो बोलने वाला होता है वह अपनी इच्छा को अथवा अपनी भावना को या अपनी शुभकामना को प्रकट कर दे। इसमें वक्ता की इच्छा भावना या शुभकामना प्रकट होती है। कैसे? जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, यानी कि जैसे अब मैं ही कह रहा हूँ आप लोगों को कि तुम एसआई बनने में सफल हो जाओ, या तुम एसआई बन जाओ, या तुम एसआई बनोगे, यानी कि मेरी एक ऐसी इच्छा है कि मैं आपको एसआई बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे तुम अपने कार्य में सफल हो, आप सदा ऐसे ही प्रसन्न रहिए। मेरी इच्छा है कि आप सदा ऐसे ही प्रसन्न रहिए। आज कहीं से भोजन मिल जाए, ऐसे जैसे किसी की इच्छा होती है कि आज कहीं से भोजन मिल जाए, तो ये आपकी इच्छावाचक वाक्य होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इसको आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लेना। तो दोस्तों ये आपके वाक्य थे, वाक्य रचना थी, अर्थ के आधार पर वाक्य और आपका रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य मैंने आपको 8 प्रकार के बताए हैं और रचना के आधार पर वाक्य आपको 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। इन छोटे छोटे टॉपिकों को आप लोग नज़रअंदाज मत किया कीजिएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपके बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। बड़े टॉपिकों को हम लोग कर लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन छोटे टॉपिक हमारे लिए समस्या बन जाते हैं। तो इसके बाद कुछ और छोटे टॉपिक जैसे तत्सम, तद्भव, इसके अलावा आपके शब्द युग जो कुछ बचे हुए हैं उनको कराने के बाद फिर हम बड़े टॉपिकों की ओर चलेंगे। यानी कि हिंदी में हम लोग कुछ काफ़ी चैप्टर्स हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए